आपको याद हो तो हम काइनेमेटिक्स में सब पढ़ चुके हैं। फ्रेम वह जगह होती है जहां पर बैठकर हम दूसरी चीजों को देखते हैं। याद कर, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, ये सब फ्रेम पर डिपेंड करते हैं, पर टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये सब हम काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ चुके हैं? काइनेमेटिक्स में। खैर, हम यहाँ पे फ्रेम्स को थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। ये तो हम जानते हैं कि हमें चीजें फ्रेम की डिपेंडेंसी पे दिखाई देती हैं, तो हमने इसको दो टाइप की चीजों में डिफाइन कर दिया। वन इज द इनर्शियल फ्रेम, एंड सेकेंड इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम। कैसा फ्रेम? नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना। ये क्या चीज है सर, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल? सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो इनर्शियल फ्रेम वह है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और जीरो है। ऐसा फ्रेम जिसमें वेलोसिटी जीरो हो या कांस्टेंट हो, वो सब इनर्शियल फ्रेम है। कैसा फ्रेम है? इनर्शियल। और ऐसे फ्रेम जिनमें वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, इसका मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो। नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेशन is not equal to zero, may be constant, may be variable। बोलो क्लियर? हमने ऐसे डिफाइन करा, फ्रेम वह जगह होती है जहां पर बैठकर हम दूसरी चीजों को देखते हैं। फ्रेम वह चीज होती है जहां पर बैठकर हम दूसरी चीजों को देखते हैं, है ना। तो हमने बोला कि इनर्शियल फ्रेम वह होते हैं जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या जीरो होती है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम वह जगह है, ऐसे फ्रेम जो एक्सेलरेट कर रहे हो, कुछ एक्सेलरेशन हो, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे बोलूं, एक आदमी ग्राउंड पे खड़ा है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल? इनर्शियल। एक आदमी एक कार में बैठा है जिसकी रफ्तार 2 मीटर पर सेकेंड है, कांस्टेंट। बोलो इनर्शियल नॉन इनर्शियल? इनर्शियल। इसकी रफ्तार तो कांस्टेंट है। ये दोनों इनर्शियल फ्रेम है। कैसे फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम। इनसे अगर कोई भी चीज देखें तो इनर्शियल फ्रेम कहलाएगी, है ना। मैं कह रहा हूं एक आदमी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक फ्रेम में बैठा हुआ है। कैसा फ्रेम? नॉन इनर्शियल। इनकी जरूरत क्या है भाई? ऐसे अलग अलग करने की जरूरत क्यों है? न्यूटन का जो सेकंड नियम जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, F बराबर ma, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इनर्शियल फ्रेम्स। कौन सा फ्रेम्स? इनर्शियल फ्रेम्स। तो न्यूटन सेकंड लॉ इज ओनली एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम्स। और इनर्शियल फ्रेम वह होते हैं जिनकी रफ्तार कांस्टेंट होती है कि एक्सेलरेशन जीरो होता है ना। ये बात अपन समझ गए? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो वो इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं। क्या होते हैं? इनर्शियल फ्रेम्स। और न्यूटन सेकंड लॉ, कौन सा लॉ? न्यूटन सेकंड लॉ इज ओनली एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम। अच्छा, ओके, अब क्या करें? ठीक। तो फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम में कैसे करेंगे? जैसे मान लो, मैं आपको समझाता हूं कि एक ब्लॉक 2 किलो का है, ठीक। इसे फोर्स लगाया 10 न्यूटन मैंने हाथ पकड़ के, ठीक। तो उसका एक्सप्रेशन कितना आया भाई इस आदमी के लिए, ग्राउंड वाले के लिए? कितना आया? सिंपल एक्सेलरेशन आया 10/2, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। हमने एक फ्रेम लिया, ये 1, क्लियर, जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है और ये कार है जिसका खुद का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बोलो क्लियर? पक्का? एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, ये रिलेटिव में हम पढ़ चुके हैं, विद रिस्पेक्ट टू 2, इसे 2 मान लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना? 0। क्या इस आदमी के लिए 10 न्यूटन है? हाँ है। क्या इस आदमी के लिए 10 न्यूटन है? हाँ है। अगर है तो फिर हम,
क्या बोलेंगे 10 न्यूटन ने क्या करा इस आदमी के लिए? 10 न्यूटन थोड़ी चेंज हो सकता है। मान लो मैंने किसी आदमी पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो हर फ्रेम में 10 है। इसे बोलते हैं इंडिविजुअल फोर्स। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल फोर्स। इंडिविजुअल फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। इंडिविजुअल फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? अब क्या करें? अच्छा, बहुत बढ़िया, इंडिविजुअल फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट। तो इस 10 न्यूटन ने क्या करा? ध्यान दो तो 10 बराबर क्या आया इस आदमी के लिए? 2 × 0। तो गलत हो गया न्यूटन सेकंड में, क्योंकि ये कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। इसे न्यूटन साहब ने पहले ही बोल दिया था कि मेरे लॉ सिर्फ उसी में वैलिड है जो इनर्शियल फ्रेम हो। क्या हो? इनर्शियल। बट हमें थोड़ी अनकंफर्टेबलनेस हुई, फिर उन्होंने एक चीज और बताई कि अगर मेरे लॉज को आपको अप्लाई करना है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। कैसे फ्रेम में? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो उन्होंने एक इजाद करा नया फोर्स, जिसे कहते हैं सूडो फोर्स। क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। अगर मैं आपको बेसिक बात बताऊं, इट इज द फोर्स इंट्रोड्यूस्ड टू अप्लाई न्यूटन लॉज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, ताकि हम इनको अप्लाई कर सकें। कौन से फ्रेम में? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। क्योंकि कई बार ऐसे फ्रेम होते हैं जो आसान होते हैं। क्या होते हैं? आसान। मतलब ऐसे फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम से चीजों को देखना आसान हो जाता है, तो हमें कई बार ऐसे फ्रेम्स में डील करना पड़ता है। वो मैं सवालों के साथ समझाऊंगा। पहले आप एक बात समझो कि न्यूटन का पहला और दूसरा नियम, कौन सा नियम? पहला और दूसरा नियम सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में लगता है, तीसरा तीनों में लगता है। एक्शन रिएक्शन पेयर, वो तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, पर पहला और दूसरा नियम सिर्फ इनर्शियल में लगता है, वो नॉन इनर्शियल में नहीं लगता है। चूंकि हमें कई बार ऐसे फ्रेम भी लेने पड़ते हैं जो नॉन इनर्शियल हो, तो न्यूटन साहब ने कहा कि अगर आपको लेने पड़े तो आप एक नए फोर्स का जन्म करो। अगर आप मेरे लॉ लगाना चाहते हो, उस फोर्स को उन्होंने बोला सूडो फोर्स। क्या बोला? सूडो फोर्स। अब ये सूडो फोर्स क्या है भाई? सूडो फोर्स की क्वालिटी समझे। सूडो फोर्स, देखो फोर्स की 3 चीज होती है। मैग्नीट्यूड, किसी भी फोर्स को पढ़ने के लिए 3 चीज क्या होती है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। याद है मैंने शुरुआत यहीं से करी थी। अब अगर हमने एक नया फोर्स डिफाइन करा है तो हमें उसकी तीनों चीज पता होनी चाहिए। हालांकि आखिरी वाली चीज से अभी कोई लेना देना नहीं है, बस मैं लिखा दूंगा। तो मैग्नीट्यूड, सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। बोलो क्लियर? मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी या फ्रेम? एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी की फ्रेम। और मास किसका? बॉडी का। मास किसका? बॉडी का। डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ठीक, किसके अपोजिट? सोचो किसके अपोजिट? ध्यान सोचो किसके अपोजिट? फ्रेम के अपोजिट। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। अभी आपको 2 चीजों से मतलब है। फिर से कहानी सुनाता हूं कि न्यूटन साहब का जो लॉ है पहला और दूसरा, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में मेरे लॉज एप्लीकेबल हो, तो आप एक नए फोर्स को लगाओ जिसे कहते हैं सूडो फोर्स। क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। उस सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेम। आराम से 1 मिनट स्क्रीन को पॉज करो और ये सब उतारो। चलो भाई, अपन इस नॉन इनर्शियल फ्रेम वाली चर्चा सूडो को थोड़ा और अच्छे से करते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा अच्छे इलस्ट्रेशन से और बात बताता हूं। देखो, मान लो मैं आपको बोलूं, समझे इस बात को, आपको फील आ जाएगी अपने आप। मान लो मैं बोलूं एक 2 kg का ब्लॉक है जिस पर अपन ने फोर्स लगाया 20 न्यूटन। कितना लगाया? 20 न्यूटन। तो ये जो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम में खड़ा हुआ है, इस आदमी के लिए लॉजिकली बोले तो एक्सेलरेशन कितना है? इसे 1 आदमी मान लेते हैं, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक फॉर 1 आदमी इज सिंपली 20/2, दैट इज सिंपली 20/2 इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो क्लियर?
मान लो हम इसी ब्लॉक को एक ऐसे फ्रेम से देख रहे हैं जो ऐसी कार में जा रहा है जिसका एक्सेलरेशन मान लो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बोलो क्लियर? तो ऐसे है ना, 6 इस आदमी की, ये 2 आदमी, इसके लिए 2 kg की चर्चा करते हैं। सोचो 2 kg वाले के लिए 20 न्यूटन तो आगे लग ही रहा है, ये तो चेंज नहीं हो सकता। 20 न्यूटन 2 वाले के लिए एक्सेलरेशन कितना है ब्लॉक का? ब्लॉक का एक्सेलरेशन 10 उधर और 6 इधर, कितना? 4। देखते हैं, सब अच्छे से समझते हैं अपन। देखो इसके लिए 2 kg वाले के लिए, मतलब इस 2 वाले आदमी के लिए ये इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है? खुद नॉन इनर्शियल। तो इसे पता है कि मुझे फिजिक्स अगर लगानी है तो मुझे एक सूडो फोर्स लगाना चाहिए, मुझे सूडो फोर्स लगाना चाहिए। अच्छा, सूडो फोर्स लगाना चाहिए, चलो भाई बहुत बढ़िया, सूडो फोर्स लगाना चाहिए। तो सूडो फोर्स के लिए बोला गया कि सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है m इंटू ए। किसका m? बॉडी का m। बॉडी का m कितना? 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम 6 की 10 की 4, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम यानी कि 2 इंटू 6 12, मैग्नीट्यूड 12, एंड इट इज अपोजिट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि इसकी डायरेक्शन की अपोजिट, एक्सेलरेशन की, यानी कि पीछे। कितना? 2 इंटू 6 12। तो इस आदमी के लिए बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ तब लगा पाओगे जब ये 20 और ये सूडो, ये कौन सा? सूडो। अब देखो, यानी कि इसके लिए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा? 20 माइनस 12 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू 2 इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अब ओरिजिनलिटी से सोचते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू 1 इज 10, 10 माइनस 6 4। जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल सही है, जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल सही है। यानी कि क्या सूडो फोर्स लगाने से क्या हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी क्या न्यूटन सेकंड लॉ लगा पाते हैं? हाँ, न्यूटन सेकंड लॉ लगा पाते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से इसमें समझाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि एक ब्लॉक है मास m, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, इसकी वेलोसिटी इधर है v1, एक्सेलरेशन है इधर a1, क्लियर? एक फ्रेम है, आदमी है, कार है, इसका मास है बड़ा M, इसकी वेलोसिटी इधर है v2, एक्सेलरेशन है इधर a2, पक्का? सूडो फोर्स के बारे में जानते हैं। सूडो फोर्स अगर लगाना हो तो M ब्लॉक पे लगाएंगे राइट की लेफ्ट। ये कार किधर जा रही है? लेफ्ट। तो सूडो क्या लेफ्ट के अपोजिट लगेगा कि राइट के अपोजिट? अपोजिट। ध्यान से सुने क्या लिखा था, अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। फ्रेम की रफ्तार से हमें लेना देना नहीं है, हमें फ्रेम के एक्सेलरेशन से मतलब है। क्या फ्रेम का एक्सेलरेशन राइट है तो सूडो पीछे। फ्रेम का मास की बॉडी का मास, फ्रेम का मास की बॉडी का मास, बॉडी का मास यानी कि छोटा m, एक्सेलरेशन बॉडी का कि फ्रेम का, फ्रेम का यानी कि a2, ऐसे लिखते हैं। छोटी सी बात है पर अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या सूडो की थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई है? सूडो डराने वाली चीज नहीं है, सूडो आपके सवालों को आसान करेगी। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाना है, किस में जाना है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तभी आपका सवाल आसान होगा। तो आपको ऐसी चीजों का उपयोग करना चाहिए, आपको ऐसी चीजों का उपयोग करना चाहिए। क्लियर है एकदम? पक्का? चलो स्क्रीन पॉज करो, उतार लो, मैं आपको इस पर कुछ कुछ सवाल कराता हूं तो आपको क्लैरिटी आएगी। देखिए, देखो जैसे हम सिंपली पहले कुछ कुछ सवाल कर लेते हैं। देखो पहले बताओ, जैसे लिफ्ट प्रॉब्लम्स, कौन से प्रॉब्लम्स? लिफ्ट प्रॉब्लम्स। देखो ध्यान से सोचो, तो जब हम लिफ्ट में ऊपर जाते हैं, जब लिफ्ट ऊपर चढ़ना चालू होती है तो हमें भारी महसूस होता है कि हल्का? प्रैक्टिकली सोचो, भारी। कैसा? भारी महसूस होता है। क्लियर? क्यों? उसका कारण बता रहे हैं।
हमें भारी महसूस होने का मतलब है कि ग्राउंड हम पे ज्यादा फोर्स लगाता है। पहली बात, आप वेइंग मशीन जानते हो? जैसे मान लो कि आप वेइंग मशीन पे खड़े हो, वेइंग मशीन, तो वेइंग मशीन आपका नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करके देती है आपको, क्योंकि आप कहीं नहीं जा रहे हो तो आपको नॉर्मल बराबर mg, ठीक है, ये आपको देती है वो नॉर्मल, बेसिकली वो नॉर्मल मेजर करती है। क्या मेजर करती है? नॉर्मल वेइंग मशीन। सोचो यही वेइंग मशीन लिफ्ट में रखी हो और लिफ्ट ऊपर जा रही हो और आपका मास m हो, तो नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल क्या mg होगा? नहीं। अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देखें सिंपल, तो ये आदमी पे ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन a है, तो क्या n माइनस mg बराबर ma है, यानी कि n बराबर m g प्लस a है। इसलिए हमें वेट ज्यादा महसूस होता है, इसलिए हमें वेट ज्यादा महसूस होता है। बोलो क्लियर है एकदम, है ना? और देख, पर इसी सवाल को अगर मैं दूसरे फ्रेम से देखूं, कौन से फ्रेम से देखूं? दूसरे फ्रेम से, मतलब अगर मैं चीटा बन के यहां बैठ जाऊं लिफ्ट में, क्लियर? फॉर चीटा, चीटा पे चर्चा अपन बहुत कर चुके हैं पहले ही, तो फॉर चीटा अगर मैं बात करूं तो हमें क्लैरिटी से समझ में आएगा कि चीटे के लिए आदमी का एक्सेलरेशन कितना है? 0। हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ मैन फॉर चीटा इज 0, बिल्कुल सही। तो चीटे पर, चीटा कैसा फ्रेम में है? इनर्शियल, नॉन इनर्शियल? चीटे का तो खुद का एक्सेलरेशन है a ऊपर, तो इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल है? नॉन इनर्शियल। कैसा? नॉन इनर्शियल। बहुत बढ़िया साहब, बहुत मजा आया, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अच्छा, अब क्या करें? नॉन इनर्शियल फ्रेम, चलो इक्वेशन तो लिखते हैं। ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे mg लगेगा, चीटे के लिए क्या सूडो लगेगा? सूडो क्या? अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। हाँ, क्या नीचे लगेगा? क्या सूडो नीचे आएगा? सूडो आएगा m इंटू a। क्या चीटे के लिए एक्सेलरेशन 0, यानी कि ये दोनों तरफ फोर्स बराबर, यानी कि n बराबर mg प्लस ma। अरे वही तो आया, वही आया, नहीं आया? चाहे आप फ्रेम चेंज कर दो, बट ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। सोचो एक्सेलरेशन ऊपर कब हो सकता है? कब कब हमें भारी महसूस कब होगा? ध्यान से सोचो। भारी व्हेन एक्सेलरेशन इज अपवर्ड्स। एक्सेलरेशन अपवर्ड कब कब हो सकता है? व्हेन स्पीड इज इंक्रीजिंग अपवर्ड्स और स्पीड is decreasing downwards। जब हम नीचे आ रहे हों लिफ्ट से और लिफ्ट की स्पीड घट रही हो, तो एक्सेलरेशन किधर होगा? ऊपर। मैं पहले ही बोला रफ्तार से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऊपर एक्सेलरेशन होगा तो आपको फिर से नॉर्मल ज्यादा नजर आएगा, पक्का। अब सोचो हल्का कब महसूस होगा? इसका उल्टा, हल्का कब महसूस होगा? देखो, हल्का तब महसूस होगा when acceleration is downwards, when speed decreasing upwards or speed is increasing downwards। ठीक है? इस केस में, सेकंड केस में नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? mg प्लस a की mg माइनस ma। सोच के देखो, क्या अब a नीचे हो जाएगा तो क्या mg माइनस n बराबर ma? पक्का। तो सूडो भी पढ़ते जा रहे हैं, छोटी छोटी बातें भी पढ़ते जा रहे हैं। तो आपसे कब भारी महसूस होगा, कब हल्का महसूस होगा? ऐसे पूछ ले कोई कि जब भी लिफ्ट ऊपर जाती है भारी महसूस होता है, ये सही स्टेटमेंट है कि गलत? ये गलत है, ऐसे थोड़ी होता है। हम ऊपर जा रहे हों, हम ऊपर जा रहे हों पर स्पीड घट रही हो, हम ऊपर जा रहे हों पर स्पीड घट रही हो, तो एक्सेलरेशन तो नीचे हुआ, एक्सेलरेशन कहां हुआ? नीचे। भले हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या आपने हल्का महसूस होगा?
कैसा महसूस होगा? हल्का। इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन, इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन, है ना? तो थोड़ी सी बात अपने सीखने योग्य है इस तरीके से। बोलो चमका? पक्का है ना? इस तरीके से उतार लो। चलो स्क्रीन पॉज करो, उतारो 3-4 मिनट स्क्रीन पॉज करो, उतार लो सब कुछ, है ना? मैं आपको और बातें बताता हूं, सवाल कराता हूं, आपको क्लैरिटी आएगी। देखो मान लो एक ऐसा सवाल, ये थोड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है इसलिए आपको समझ में आने चाहिए। मान लो एक ऐसा सिस्टम है, बोलो क्लियर? ठीक। एक्चुअली फायदे का सौदा होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। आपने देखा हो ना कभी, तो ऐसे बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हो रही होती है ना बड़ी बड़ी दीवारों की, तो एक झूला बना लेते हैं, ऐसे पुली ऊपर डाल लेते हैं, एक डंडा लेते हैं, उस पर खुद बैठ जाते हैं और डंडे की मदद से एक रस्सी को पुल करते करते ऊपर नीचे आते रहते हैं, है ना? उस तरीके की सिचुएशन का फायदा होता है। सोचो आपको पेंट करना हो, सोचो आपको पेंट करना हो और आप डायरेक्ट लस्सी से लग जाओ, तो आपको mg लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? mg। पर सोचो ऐसा सिस्टम हो तो देख, ध्यान से देख। मान लेते हैं कि ये जो फ्रेम है इसका मास 10 किलो है और मान लेते हैं आदमी 50 किलो का है। बोलो क्लियर? ठीक है ना? अब अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो आदमी 50 किलो का है, 10 किलो का, ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। तो क्या फायदा हुआ? देख मान लो इक्विलिब्रियम में है, किसमें है? इक्विलिब्रियम में। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ क्या टेंशन होगी, तो सोचो इस पे, देखो ध्यान से, दोनों को एक साथ ले लो, फ्रेम को और आदमी को एक साथ कंसीडर कर लो। तो देखो इससे नहीं मतलब अपने को, क्या इस आदमी पे टी ऊपर लग रहा है? क्या इस पे भी टी ऊपर लग रहा है? बोलो क्लियर? और कुल मिला के दोनों का वेट कितना लग रहा है नीचे? 50 + 10 600, पक्का? तो क्या 2t = 600, तो t की वैल्यू क्या 300? देख आदमी को फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ। सोच कैसे? अगर डायरेक्ट रस्सी से लटकता तो खुद को 500 न्यूटन लगाना पड़ता। कितना लगाना पड़ता? 500। खुद का वेट 50 है क्योंकि, पर अभी कितने से काम चल गया? 600 से। कितने से? सॉरी 300 से। कितने से? 300 से। तो फायदा हुआ ना? ऐसे सिस्टम्स बनाए जाते हैं पुली के साथ ताकि आप चीजों को कर पाए आसानी से, है ना? फायदा होता है इनसे, इन्हें मैकेनिकल सिस्टम्स कहते हैं। मान लो इसी सवाल में मैं आपसे बोलता कि इफ सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड्स by acceleration 2 meter/second². If system is moving upwards by acceleration 2 meter/second², find tension and normal between man and frame. चलो स्क्रीन पॉज कर दो और सॉल्यूशन करो। देखो वही सवाल, ऊपर जा रहा है सिस्टम, कितने से ऊपर जा रहा है? 2 मीटर/सेकंड² से। पहली बात तो देख लो, ये टी और ये 600। तो अगर सारी इक्वेशन एक साथ लिखे तो 2t - 600 = 60 × 2। ठीक है, तो 2t = 720, यानी कि टी की वैल्यू 360 न्यूटन। ये तो आ गया भाई। ठीक, अब आदमी पे नॉर्मल रिएक्शन की देखो, आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। आदमी पे इधर लग रहा है टी ऊपर, नीचे लग रहा है नॉर्मल ऊपर, नीचे लग रहा है 500 न्यूटन, ये नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू फ्रेम, और इस आदमी का एक्सेलरेशन ऊपर 2 मीटर/सेकंड² है। बोलो क्लियर? तो देखो t + n - 500 = 50 × 2,
ठीक। टी की वैल्यू कितनी आई? 360। कितनी आई? हाँ, सब कर सही तो कर रहा हूं। टी प्लस एन माइनस 500 बराबर 50 इंटू 2। तो टी की वैल्यू कितनी है? 360 प्लस एन माइनस 500 इक्वल टू 100। तो इधर हो गया 600। एन की वैल्यू आई 600 माइनस 360। 600 माइनस 360 का मतलब 240 न्यूटन। सोचो कि मैं इस एक्सीलरेशन को नीचे भी ला सकता था, ऊपर भी ले जा सकता था, वैरायटी और करी जा सकती है। आपकी शीट वीट में भी है, मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है, इधर से भी पकड़ सकता था। फिर नया सवाल बना के आपको कराया जा सकता है। प्रैक्टिस से आप अपने आप सीखेंगे। वैरायटी मैंने आपको समझा दी है। क्या आपको बात कुछ कुछ क्लियर हो रही है? पक्का? चलो और देख, और अच्छे सवाल करने से पहले हम एक और चीज पढ़ लेते हैं जिसे हम बोलते हैं स्प्रिंग। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग सबने देखी है क्या? स्प्रिंग सबने देखी है क्या? बिल्कुल देखी है। चलो स्प्रिंग के बारे में जानते हैं, इसको अच्छे समझे। स्प्रिंग फोर्स क्या है? कि अगर स्प्रिंग फोर्स क्या है समझे। सिंपल, जो अपने स्प्रिंग देखी उसी के बारे में सब लोग बताएंगे मुझे। अगर ये स्प्रिंग है, इसको, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ मतलब नेचुरल लेंथ, मान लो ये L0 है, ये है इसकी नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ का क्या मतलब है कि अगर इसको कुछ नहीं करें, कोई फोर्स नहीं लगाए, तो ऐसे ही बैठा रहेगा, है ना? तो नेचुरल लेंथ, ठीक है। जैसे अगर सिंपल पढ़ ही रखे, ठीक। सोच अगर मैं इसको पकड़कर ऐसे आगे ले जाऊं, यहां पे तक, मतलब इसी स्प्रिंग को ऐसे ले जाऊं, यहां लंबा ले जाऊं, x खींच लूं। कितना खींच लूं? x, L0 से x। तो सोच के देखो, क्या ये आप पर इधर फोर्स लगाएगी? है ना? आपके हाथ पर क्या ये इधर फोर्स लगाएगी? मान लो मैं इस ब्लॉक लगा था, इस ब्लॉक को उठा के यहाँ पे ले आया, क्या इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाएगी? क्या इस दीवार को भी इधर खींचना चाहेगी? हाँ, ये दोनों तरफ से फोर्स लगाएगी कि मेरे को वापस नेचुरल लेंथ में रहने दो, मेरे को वापस नेचुरल लेंथ में रहने दो। बिल्कुल सही बात। हाँ, कितना फोर्स लगाएगी ये ध्यान में रखें। एक चीज होती है के, इसे कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि कुछ स्प्रिंग ज्यादा फोर्स लगाती है। असलियत में जो फोर्स ये स्प्रिंग ऐसे लगाती है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। एक्स का मतलब जो इलॉन्गेशन करा, क्या करा? इलॉन्गेशन एक्स। अब कितना होता है डिपेंड करता है स्प्रिंग की क्वालिटी पे। कोई ज्यादा लगाती है, कोई स्टिफ होती है, कोई कम स्टिफ होती है, तो वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। उसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ेंगे जब हम इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलास्टिसिटी, है ना? इधर देख, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो K इक्वल्स टू स्प्रिंग, ये नेचुरल लेंथ, ये L0, ये x, तो जो फोर्स का फॉर्मूला है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल्स टू kx। K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स को लिखा गया माइनस kx। माइनस का मतलब कि अगर मैं x इधर ले जाऊंगा तो फोर्स इधर लगेगा। ऐसे ही अगर मैं इसे कंप्रेस कर दूं, यहां से x दबा दूं ऐसे, तो फोर्स ऐसे लगेगा क्योंकि x पीछे गया है। बोलो क्लियर, है ना? और ये फोर्स सिर्फ इधर ही नहीं है, ये फोर्स इस पे इधर लग रहा है kx, यहां पे kx ऐसे, यहां पे kx ऐसे, यहां पे kx ऐसे, दोनों तरफ लगता है बराबर बराबर। नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन या इलॉन्गेशन है। कंप्रेशन करोगे तो लंबी होना चाहेगी, लंबी करोगे तो कंप्रेस होना चाहेगी। और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है F बराबर माइनस kx। F बराबर माइनस kx, F बराबर माइनस kx। सिंपल। तो याद रखें, ऐसी बात हम तब भी करेंगे जब हम SHM पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? SHM। अभी याद रखें F बराबर माइनस kx। K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, आपको गिवन होगा। सोच के देखो तो K की यूनिट क्या होगी? K की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। क्या होगी? न्यूटन पर मीटर। तो इसकी बहुत चर्चा, हम इस तरह की और बहुत चर्चा हम SHM करेंगे। अभी हम आज समझे, हमारे पास एक चीज हो सकती है स्प्रिंग फोर्स नामक, जो जिसका मैग्नीट्यूड होता है बराबर माइनस kx। माइनस सिग्निफाइज कि जिधर आप इलोंगेट करोगे उसके अपोजिट लगेगा फोर्स, उसके अपोजिट लगेगा फोर्स, है ना? है ना? क्योंकि वो हमेशा अपने आप को नेचुरल लेंथ में लाना चाहती है और दोनों तरफ बराबर फोर्स लगाती है। क्लियर है एकदम?
पक्का? चलो उतार लो इसे। अब सुनो, अब जैसे सिंपल मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बिल्कुल सिंपल, कि एक स्प्रिंग है, ठीक, इस पे 2 kg ब्लॉक लटका हुआ है, इसका के 10 न्यूटन पर मीटर है और ये इक्विलिब्रियम में है। बताओ स्प्रिंग इलॉन्गेटेड होगी कंप्रेस्ड होगी? इलॉन्गेटेड, कंप्रेस्ड? लंबी होगी। बताओ कितना एक्सटेंशन हुआ, सोच के देखो। क्या ये इसकी नेचुरल लेंथ थी? यहां से x नीचे आया होगा तो क्या स्प्रिंग ने ऊपर फोर्स kx लगाया होगा? क्या नीचे 20 न्यूटन लगा होगा? तो क्या k इंटू एक्स बराबर क्या 20 न्यूटन लिखा जाएगा? यानी कि k की वैल्यू 10 इंटू एक्स बराबर 20, यानी कि क्या x की वैल्यू 2 है कि नहीं? बस सिंपल ऐसे, ये अपना स्प्रिंग हो गया। कहीं पे भी रख लो आप, कैसे भी रख लो। मान लो आपको बोल दिया जाए कि ऐसी सिचुएशन है, बताओ, ठीक, ऐसे एक इक्विलिब्रियम 5 kg का ब्लॉक है, बताओ सबसे पहली बात 37 डिग्री, बताओ कि ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है कि इलॉन्गेटेड है? कंप्रेस्ड है कि इलॉन्गेटेड है? ये कंप्रेस्ड है। क्या है ये? कंप्रेस्ड है। अगर ये कंप्रेस्ड है तो बताओ कितनी कंप्रेस्ड है? अगर k की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर है, आप चाहो तो स्क्रीन रोक के पॉज करके सवाल कर दो, कोई खास बात नहीं, नॉर्मल। देखो मान लो नेचुरल लेंथ है, x कंप्रेस्ड है, तो क्या इसमें इधर फोर्स लगेगा kx विच इज बैलेंस बाय व्हाट? mg sin थीटा, यानी कि 50 इंटू साइन 37 इंटू 3/5 यानी कि 30 न्यूटन, यानी कि 30 इज बैलेंस बाय 100 इंटू 30 इज बैलेंस बाय 100 इंटू एक्स, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई? 30/100 यानी कि 0.3 मीटर, यानी कि 0.3 मीटर। इस पे हम बहुत सारी चर्चा करेंगे, कितनी एनर्जी स्टोर होगी, क्या होगी, जब हम वर्क और एनर्जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्क और एनर्जी। अभी इतनी सी बात अपने को इसके बारे में समझनी है, कभी कभी ये फोर्स अपने लिए आ जाता है ना। चलो मैं आपको इस स्प्रिंग से अटैच्ड कुछ सवाल बताता हूं, ध्यान से देखें। देखो देख, मान लो मैं आपको बोलूं किस प्रकार के कटिंग ऑफ स्प्रिंग के कुछ सवाल आते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो। मान लो कि ये ब्लॉक है, ऐसे एक स्प्रिंग है और ये ऐसे। चलिए स्प्रिंग और स्प्रिंग में एक अंतर रहता है, ये 2 किलो और ये 4 kg। क्या अंतर होता है मैं भी आपको सवाल के साथ ही समझाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। मान लो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? इक्विलिब्रियम में। ठीक ठीक भाई, इक्विलिब्रियम में है, बढ़िया लगा, इक्विलिब्रियम मजा आया। अब मैंने आपको बोला कि इक्विलिब्रियम में है, ये तो ठीक है, ये बात भी सही है, 2 किलो 4 किलो इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, मैं बोलूं कि मैं इस रस्सी को यहां से कट कर दूं, यहां से क्या कर दूं? कट। अगर मैं इस रस्सी को यहां से कट कर दूं तो बताओ इस सिस्टम का क्या एक्सेलरेशन रहेगा? पहले तो 0 था, अब क्या होगा? ठीक, असली में कट करते ही एक्सेलरेशन, सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन of 2 kg and 4 kg just after cut, just after cut। ठीक, एक सवाल कराऊंगा, आपको फील आ जाएगी। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg एंड 4 kg जस्ट आफ्टर कट। सोचो काटते ही क्या हुआ? पहले सोचो काटने से पहले क्या था। क्या यहां पे 40 न्यूटन नीचे लग रहा था, तो क्या यहां पे भी 40 था और यहां पे भी 40 था? मतलब क्या ये आपकी स्प्रिंग इलॉन्गेटेड थी? इस पे 40 नीचे था और 20 खुद का वेट, तो ऊपर क्या टेंशन 60 न्यूटन थी। जैसे ही काटा 60 क्या हो गई? काटते ही 60 क्या हो गई? 0, वो तो बची ही नहीं। इस 40 का क्या हुआ? स्प्रिंग फोर्स का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स को चेंज होने के लिए क्या लेंथ में चेंज आना जरूरी है? पर एकदम काटते ही लेंथ में चेंज, तो इस 40 में चेंज। तो स्प्रिंग की खास बात ये होती है कि स्प्रिंग का फोर्स इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता अगर उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही है।
अगर उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब काटने के बाद ये 40 न्यूटन चेंज नहीं होगा। यानी कि ध्यान से देखो तो 2 kg ऐसे ही रहेगा, स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा, ऊपर का 60 न्यूटन चेंज हो जाएगा। तो देख बताऊं, नीचे लग रहा है 40, ऊपर का 40 चेंज नहीं हुआ, तो इसका एक्सेलरेशन कितना? 0 जस्ट आफ्टर कटिंग। इसमें सोचो नीचे कितना लग रहा है? 40, वेट कितना लग रहा है? 20। बोलो क्लियर? ऊपर कितना? 0, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आया 60/20 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 60/2 तो आया 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सीखे कि स्प्रिंग का फोर्स, किसका फोर्स? स्प्रिंग का फोर्स काटते ही, स्प्रिंग को अगर नहीं काटा है तो स्प्रिंग का फोर्स एकदम से चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसके फोर्स को चेंज करने के लिए हमें उसकी लेंथ चेंज करनी पड़ती है। क्या चेंज करनी पड़ती है? लेंथ। और अगर लेंथ चेंज करनी पड़ेगी तो दिक्कत होगी, मतलब तो लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, तब तक अपना फोर्स उतना ही रहेगा। बोलो क्लियर? एक दो सवाल और करोगे तो तुम्हें फील आएगी। आओ सवाल करते हैं, तुम्हें समझ आ जाएगा कि अच्छा ये वाले सवाल ऐसे होते हैं। देखो ठीक, 2 kg, 4 kg, 1 kg। चलो बोलो कहां कट करें? चलो देखते हैं। देखो 1 kg, 2 kg, 4 kg। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, देखो भाई वारे भाई, इधर सुनो भाई। मान लो मैं आपको बोलूं कि अब स्प्रिंग कट कर देते हैं। अब एक बात लॉजिकली समझो आप, जैसे मान लो कि ऐसे स्प्रिंग है खिंची हुई नेचुरल लेंथ से ज्यादा पर, मैं इसको यहीं से कट कर दूं। जैसे ही कट करूंगा ये एंड का मास कितना है? 0। हम स्प्रिंग तो मासलेस ले रहे हैं। तो क्या अगर एक एंड देख, इसमें दोनों एंड फ्री नहीं थे, एकदम से लेंथ चेंज नहीं हो सकती क्योंकि इधर 2 kg बंधा हुआ है, इधर 4 kg बंधा हुआ है। बट अगर मैं स्प्रिंग को ही कट कर दूं, किसको? अगर मैं स्प्रिंग को ही कट कर दूं तो स्प्रिंग में एक फ्री एंड जनरेट हो गया। उस फ्री एंड का मास कितना है? 0। तो उसको नेचुरल लेंथ में आने में कितना टाइम लगेगा? 0। तो क्या इंस्टेंटेनियसली स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाएगा? हाँ, ऐसा तब होगा जब स्प्रिंग को ही कट कर दो। किसको कट कर दो? स्प्रिंग को। इसे कई किताबों में लिखा होता है कि इंस्टेंटेनियस फोर्स इसमें चेंज नहीं होता। वो इस सिचुएशन में सही होती है बात, पर अगर आप स्प्रिंग को ही कट कर दो तो फिर ये सिचुएशन सही नहीं होती है ना। तो फिर ये सिचुएशन सही नहीं होती। इसलिए आप ध्यान में रखें कि स्प्रिंग को ही कट कर दोगे तो उसका फोर्स 0 हो जाएगा। मान लो मैंने इसी को कट कर दिया। चलो अब फिर वही सवाल की फाइंड आउट द एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर ये और वो। तो पहले अपन देख लेते हैं पहले क्या क्या फोर्स। देखो इधर कितना था? 40। तो ये भी कितना था? 40। तो ये भी कितना था? 40। इस पे 20 और था, तो स्प्रिंग का फोर्स 60 था, तो ये भी 60 था, ये 10 था, तो ऊपर 70 था। बोलो था नहीं था? जैसे ही काटा सोच के देखो, 1 kg तो ऐसे ही रहा, 1 kg ऐसे रहते ही ये तो कहीं जा ही नहीं सकता, इसमें टेंशन 10 न्यूटन ही रहेगा। इसका एक्सप्रेशन क्या? 70 से 10 हो जाएगा टेंशन? हाँ, टेंशन अपने आप को इंस्टेंटेनियसली चेंज कर सकता है। ये अंतर है स्प्रिंग और स्ट्रिंग में। टेंशन कैन चेंज इट्स इंस्टेंटेनियसली। 70 से कितना हो गया? 10। 70 से कितना हो गया? 10, बिना किसी दिक्कत के। बोलो चमका? एकदम पक्का? तो 70 से 10 हो गया इंस्टेंटली। पर स्प्रिंग ऐसा नहीं कर सकती। पर हाँ, स्प्रिंग का इंस्टेंटली फोर्स 0 हो जाता है अगर स्प्रिंग को ही कट कर दो। जैसे स्प्रिंग कटी 0 हो गया भाई। अच्छा अब 2 kg। हाँ, क्या ये 40 न्यूटन, ये 40 न्यूटन, ये 40 रहेगा? स्प्रिंग का फोर्स चेंज हो सकता है इंस्टेंटेनियस। सोचो ये 2 kg और ये 4 kg। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? सिर्फ ग्रेविटी। न ऊपर कोई फोर्स है न नीचे, ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स है क्या? दोनों जी से नीचे गिरेंगे और टेंशन क्या हो जाएगी? 0। ये वही वाली एग्जांपल है कि मैं आपके सर के ऊपर बैग रख के आपको नीचे फेंक दूं, तो आपके और बीच में भले टचिंग रहे पर आपके बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन नहीं आएगी। वही सिचुएशन, सो बोथ विल फॉल विद g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल। टेंशन अपने आप को इंस्टेंटली चेंज कर सकती है, स्प्रिंग फोर्स अपने आप को टेंशन इंस्टेंटली चेंज नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल आप स्प्रिंग को ही काट दो। अगर स्प्रिंग को ही काट दोगे तो क्या उसका फोर्स 0 ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें फ्री एंड जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? फ्री एंड। बोलो इलस्ट्रेशन समझ आया?
पक्का? एक और कर लो, 3 कर लोगे फील आएगी तुम्हें। देखो एक और आपके लिए सवाल बना देता हूं, देखो सब लोग देखो, ऐसे रख लेते हैं 5 किलो 2 किलो, सवाल अभी भी वही, अब इसे काट दो तो क्या होगा, ठीक है? फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg एंड 5 kg। 2 मिनट अपनी स्क्रीन पॉज करो और करो। चलो सॉल्यूशन देखो, जैसे इसे कट करोगे, पहले देखो पहले क्या सिचुएशन थी, ये 50, ये भी 50, ये 50, ये 20, ये 70, इसको काटते ही 0 हो गया, पर 2 kg पे याद है 70 में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि आपने स्प्रिंग को कट नहीं करा है। इस पे नीचे लग रहा है 20, तो एक्सेलरेशन इसका आया ऊपर, ऊपर एक्सेलरेशन आया 70 माइनस 20/2, बोलो क्लियर? 50/2 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा 5 kg पे क्या बचा, सिर्फ 50 तो 0 हो गया, नीचे बचा 50 यानी कि एक्सेलरेशन आया g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ बात चमकी है, कॉन्सेप्ट क्या है? स्प्रिंग अपने आपके फोर्स को इंस्टेंटेनियसली चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, पर स्प्रिंग चेंज नहीं कर सकती। स्प्रिंग अपने फोर्स को सिर्फ 0 तब कर देगी जब आप उसे ही काट लो। क्या मेरी बात क्लियर है? वरना वो अपने फोर्स को इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं कर सकती क्योंकि उसको अपना फोर्स चेंज करने के लिए अपनी लेंथ चेंज करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग की कहानी खत्म हो गई, स्प्रिंग की कहानी फिर आएगी वर्क ऑन एनर्जी पे, स्प्रिंग कहानी फिर आएगी जब आप इलास्टिसिटी पढ़ोगे, स्प्रिंग की कहानी खूब आएगी जब आप एसएम पढ़ोगे। अभी आपने उसकी बहुत बेसिक सी बातें करी हैं। मैं आपको कुछ और अच्छे इलस्ट्रेशन कराता हूं, किस पर? सूडो पर। किस पर? सूडो फोर्स पे। आइए तो आपको यूटिलिटी समझ में आएगी। मान लो मैं आपको बढ़िया इलस्ट्रेशन बोलता हूं, ऐसे देखो, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मान लो कि एक 4 kg का ब्लॉक है, मैं आपको इक्वेशन लिख के बताता हूं, ये आपका एंगल 30 डिग्री है, ये आपका 2 kg का ब्लॉक है। सोच के देखो, सब कुछ फ्रिक्शनलेस है। अगर आप छोड़ दो, इफ सिस्टम इज रिलीज, सोच के देखो, बिल्कुल अच्छे से समझ के देखो, इफ सिस्टम इज रिलीज, सोच के देखो तो 4 kg चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। क्या 2 kg भी चलेगा? हाँ, 2 kg आएगा नीचे, 4 kg जाएगा इधर। अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो 2 kg 4 kg भी रखा रहेगा तो ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा, तो असलियत में कुछ ऐसे जाएगा। तो 2 kg का असलियत में क्या एक्सेलरेशन होगा ये हमें पता नहीं है। जब भी ऐसी तकलीफ आए कि हम ग्राउंड फ्रेम से पार्टिकल के ओरिजिनल एक्सेलरेशन को ना जज कर पाए, जब भी ऐसी तकलीफ आए कि हम पार्टिकल के ओरिजिनल एक्सेलरेशन को जज ना कर पाए, तो सूडो के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा अब हमने क्या करा, हम ऐसे मान लेते हैं, हम एक्सेलरेशन पूछे, इसे एक्सेलरेशन A1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? A1। और इस एक्सेलरेशन को मान लेते हैं A2। पर ये A2 विद रिस्पेक्ट टू 4 kg। अब बताओ 4 kg इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल, तो क्या सूडो लगाना पड़ेगा? ये A2 हमने किसके रेस्पेक्ट में माना? 4 किलो के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में तो इधर A2 और इधर A1 और उनका रिजल्टेंट ये। ध्यान से देखो तो A2 क्या चीज है? A2 वेक्टर इज बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू 4 kg, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ 2, हाँ A2 इज एक्सेलरेशन ऑफ, इसे A B ब्लॉक लिख लेते हैं, ये अपना A ब्लॉक और ये अपना B ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ B माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A। तो क्या लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ B? एक्सेलरेशन ऑफ B इज बेसिकली A2 वेक्टर प्लस AA वेक्टर यानी कि A1 वेक्टर। यानी कि ध्यान देखो तो इनका रियलिटी में ऐसे A2 और ऐसे A1 और उनका रिजल्टेंट जो होगा ना वो नेट एक्सेलरेशन होगा। पर अगर हम A1 A2 निकाल लें तो क्या A नेट निकल आएगा? बिल्कुल सही, जिसके बारे में अभी हमें कोई ज्ञान नहीं है क्योंकि हमें A1 A2 भी नहीं पता। अब कुछ नहीं, आपको एनएलएम की इक्वेशंस लगानी है। आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाए 4 kg का, 4 kg का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ध्यान देखो, एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आ रही है N1, उसमें 40 नीचे लग रहा है, इस N1 से हमें कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से देखो 2 kg वाला ब्लॉक, क्या इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगाएगा? देखो ऐसे N, पक्का इसी N की वजह से क्या ये 4 kg पीछे जाएगा? ध्यान से देखो अगर आप तो सोचो, ये एंगल कितना? 30, पक्का। डायग्राम को देखो, ये 30 तो ये भी 30 तो ये 60, तो सोचो क्या n cos 60 इक्वल्स टू 4 इंटू A1? बिल्कुल सही, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में और कोई फोर्स नहीं है। n cos 60 इक्वल्स टू 4 इंटू A1, बोलो सही है क्या? अब देखो 2 kg का डायग्राम बनाए विद रिस्पेक्ट टू A, विद रिस्पेक्ट टू A B का डायग्राम बनाए तो A के रेस्पेक्ट में 2 kg का एक्सेलरेशन इधर है A2, एक उस पर नॉर्मल रिएक्शन है N इधर, एक उस पर नीचे लग रहा है 20 न्यूटन और एक उस पर लग रहा है सूडो। क्या लग रहा है? सूडो क्यों? अरे नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्या सूडो होता है? 2 मास ऑफ बॉडी यानी कि 2 इंटू
एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम कितना है a1 एंड अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, पीछे तो इधर आगे, इन सबके समेशन से कैसे एक्सेलरेशन a1 इधर होना चाहिए, सॉरी a2 इधर होना चाहिए। ठीक, अब इक्वेशन देखो, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये 30 डिग्री है, ये 60, ये 30, ये 60, बोलो सही है, तो ये 30, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, देख लेना, 30 60 30 60 30, सही है एकदम। अब अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अब देख n cos 60 4a1, ठीक है, चलो भाई इक्वेशन लिखो, इस इक्वेशन में देखो इधर की तरफ n प्लस 2a1 cos 60 सॉरी cos 30 इक्वल्स टू, ध्यान से देखो तो 20 cos 60, इधर बैलेंस हो गया। दूसरी इक्वेशन इधर देखो, इधर क्या, इधर एक्सप्रेशन a2 है, देखो क्या लिखेंगे 2a1 cos 60 प्लस 20 cos 30 इक्वल्स टू 2 इंटू a2, बोलो क्लियर। देखो कितनी इक्वेशन, 1 2 3, बोलो कितने वेरिएबल, कितने वेरिएबल 3, सॉल्व करो। बढ़िया सवाल, कैसा सवाल, बढ़िया सवाल। उतार लो, 5 मिनट पॉज करो, अच्छे से समझो, 5 मिनट पॉज करो स्क्रीन को, अच्छे से समझो। इसी का एक टिपिकल इलस्ट्रेशन क्या हो सकता है, ध्यान से देखें, याद है हमने कंस्ट्रेंट में करा था एक और सवाल, याद करो, देखो याद है कुछ, थीटा ऐसे, याद है कुछ कंस्ट्रेंट से, हाँ, मान लो फिर से बोल दूं कि ये बड़ा m है, ये छोटा m है, इक्वेशंस लिखनी है आपको, आप ध्यान से देखो, मैं आपको वेरिएबल बताता हूं। इसका एक्सेलरेशन a1, इसका एक्सेलरेशन a2 विद रिस्पेक्ट टू वेज, थोड़ा तेज बता रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा सवाल बता चुका हूं। और तेरे को याद हो तो कंस्ट्रेंट से रिलेशन लाए थे, तुम भूल गए तुम लोग, कंस्ट्रेंट से रिलेशन आया था a1 इक्वल टू a2, पीछे देखो, पक्की बात। इक्वेशंस लिखो, ध्यान से देखो, वेज पे देखो, इधर लग रहा है t, इधर लग रहा है t, पक्का, ठीक, इधर आ रहा है एक नॉर्मल उसका, ये थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा, ठीक है। तो देख इसमें हॉरिजॉन्टल में क्या लिखा, n cos थीटा प्लस t माइनस t cos थीटा बराबर बड़ा M इंटू a1, बोलो चमका। दूसरी इक्वेशन इस पे, छोटे m पे, इधर लग रहा है mg साइन थीटा, सूडो एक इधर लग रहा है ma1, इधर लग रहा है नॉर्मल, इधर लग रहा है mg cos थीटा, और तो कुछ नहीं लग रहा, लग रहा है इधर t। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो लिखा गया mg साइन थीटा। देखो ये एंगल आपका कौन सा ऐसे, ये है ना, ऐसे हो ना, तो आपका ये एंगल थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो mg साइन थीटा प्लस ma1 cos थीटा इक्वल्स टू t, नहीं, mg साइन थीटा प्लस ma1 cos थीटा माइनस t बराबर ma2, बोलो सही है क्या। और ऐसे बैलेंसिंग करो तो n प्लस ma1 साइन थीटा इक्वल्स टू mg cos थीटा, बोलो क्लियर। देख कितनी इक्वेशन, 1 2, देखो ध्यान से, 3 4, बोल वेरिएबल कितने हैं, 4, a1 a2 t, देख a1 a2 t नॉर्मल, इक्वेशन कितनी, 4। सूडो की बढ़िया एप्लीकेशन, क्या मेरी बात क्लियर है, पक्का, सोच लो, हो गया, ठीक। तो ये अपने एनएलएम की पूरी कहानी थी। आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे शीट में से उतना ज्यादा आपको बढ़िया लगेगा। व्हाट माय पॉइंट, चलो थैंक यू।